Let's crack Bihar exam. वेलकम टू अनअकैडमी बीपीएससी इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और मैं सुजीत, मैं आपको करा रहा हूँ पॉलिटी। और जैसा कि आप लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, संसद के 3 अंग, राज्यसभा के बारे में, लोकसभा के बारे में, राष्ट्रपति भी हो गया था, उपराष्ट्रपति हो गया था। और जो आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर हम आए हैं वो होगा आपका मंत्रिपरिषद। और हम लोग पढ़ेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बारे में। आप लोगों को थंबनेल में पता चल रहा होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। भारत में मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दो अलग अलग चीज़ है। ये जो मंत्रिपरिषद आप देख रहे हो ना, ये एक अलग चीज़ है, और ये जो आप देख रहे हो मंत्रिमंडल, ये एक अलग कंसेप्ट है। दोनों के बारे में बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे आज मेरे प्यारे भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो ये कंसेप्ट कहाँ से आया? विभागीय व्यवस्था, अलग अलग विभाग को देखने के लिए अलग अलग लोग होना चाहिए। ये कब से आया कंसेप्ट? सबसे पहले आप जानेंगे कि भारत में जो एक एक्ट आया था, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 का, 1919 में भारत सरकार अधिनियम आया था। 1919 में भारत सरकार अधिनियम आया था, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1999। तो उस एक्ट में यूपीएससी की व्यवस्था, संघ लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई थी, और वो आज भी आधारित है। उस समय अंग्रेजों के समय में उसका कंसेप्ट कुछ अलग होता था, और आज के समय उसका कंसेप्ट कुछ अलग है। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। उसी तरह 1861 में, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1861 में भारत में एक व्यवस्था लाया गया था, पोर्टफोलियो व्यवस्था। उसको हम लोग कहते हैं विभागीय व्यवस्था। मतलब अलग अलग विभाग को देखने के लिए अलग अलग आदमी आएगा, जिसको आज हम लोग कहते हैं मंत्रालय। क्या बोलते हैं? मंत्रालय। अलग अलग मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। तो वो व्यवस्था जो है, जिसको बोलते हैं हम लोग पोर्टफोलियो व्यवस्था, वो 1861 में आया था। और वो किसके समय में आया था? उस समय लॉर्ड कैनिंग के समय में, लॉर्ड कैनिंग। तो ये पोर्टफोलियो व्यवस्था ये 1861 में लाया गया था। कब लाया गया था? जिसको हम लोग कहते हैं विभागीय व्यवस्था। क्या बोलते हैं? विभागीय व्यवस्था। वो लाया गया था 1861 में। और किसके समय? लॉर्ड कैनिंग के समय। तो ये पीछे से ही इसका मंत्रिपरिषद का जो डेवलपमेंट है, वो हमारे संविधान के निर्माण से पहले ही अंग्रेजों ने कुछ कंसेप्ट, क्योंकि पूरा संविधान, भारत का पूरा संविधान जो हमारा प्रीवियस एक्ट है, आज़ादी से पहले का जो एक्ट है, उसी पर आधारित है। चाहे तो वो 1919 का हो या 1935 का भारत सरकार अधिनियम हो। आपको मैं पहले भी चर्चा किया था कि भारत का संविधान सर्वाधिक प्रभावित है 1935 के भारत सरकार अधिनियम से। तो ये पहले की व्यवस्था पर आधारित है। तो ये पोर्टफोलियो व्यवस्था भी भारत में अंग्रेजों ने 1861 में लाया था। ये डेट काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये लॉर्ड कैनिंग के समय लाया था। अभी चलते हम लोग समझते हैं मंत्रिपरिषद क्या है, उसके बाद हम लोग मंत्रिमंडल पढ़ेंगे। क्योंकि मंत्रिमंडल का कंसेप्ट आया है 1978 में। इससे पहले मंत्रिमंडल नहीं था, संविधान में कहीं भी वर्णन नहीं किया गया। अनुच्छेद 352 में इसका उल्लेख किया गया है। कौन सा अनुच्छेद में? 352 में। आपातकाल। हम लोग इमरजेंसी के बारे में बहुत ही डिटेल फॉर्म में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? इमरजेंसी के बारे में बहुत ही डिटेल फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये मंत्रिपरिषद हमारे संविधान में था, और मंत्रिपरिषद के पूरे कंसेप्ट को आज बहुत ही डिटेल फॉर्म में, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, प्रधानमंत्री का क्या कंसेप्ट है, उप प्रधानमंत्री का क्या कंसेप्ट है, इन सारे लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। तो मैंने बताया कि हमारा जो प्रारंभिक संविधान था उसमें मंत्रिपरिषद शब्द था, और मंत्रिपरिषद का उल्लेख भी किया गया था। लेकिन ये जो मंत्रिमंडल शब्द है, ये बाद में जोड़ा गया 1978 में 44वें संविधान संशोधन। इसके बारे में हम लोग आगे इसी लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि मंत्रिपरिषद का निर्माण क्या होता है और मंत्रिमंडल क्या होता है। सबसे पहले देखिए आप, मंत्रिपरिषद, अगर हम मंत्रिपरिषद की बात करें तो जिस तरह संसद के 3 अंग होते हैं, उसी तरह मंत्रिपरिषद के भी 3 अंग हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आप देखिएगा कि मंत्रिपरिषद के भी 3 अंग हैं। पहला अंग कैबिनेट मंत्री,
पहला अंग क्या है, कैबिनेट मंत्री, दूसरा है राज्य मंत्री और तीसरा है उप मंत्री। अब हम लोग बहुत डिटेल फॉर्म में इसको समझेंगे कि कैबिनेट मंत्री किसको कहते हैं, राज्य मंत्री किसको कहते हैं, उप मंत्री किसको कहते हैं, इस सब के बारे में बहुत ही अच्छे फॉर्म से समझेंगे। राज्य मंत्री के दो पार्ट होते हैं, राज्य मंत्री के ही दो पार्ट होते हैं। एक आप देख रहे होंगे स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और राज्य मंत्री। राज्य मंत्री के ही दो अंग हैं, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। ये आपको समझ में अच्छी तरीके से आ रहा होगा कि स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, तो जरा देखते हैं कैबिनेट मंत्री जो स्वतंत्र हो, स्वतंत्र प्रभार जिस विभाग का, जैसे गृह मंत्रालय पे सिर्फ कैबिनेट मंत्री जो वो डिसीजन ले सकते हैं, स्वतंत्र है, उनको किसी से पूछना नहीं है। रक्षा विभाग डिपार्टमेंट में किसी से पूछना नहीं, वो रक्षा के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। लेकिन जो ये राज्य मंत्री होते हैं ना, राज्य मंत्री को जरा आप समझिएगा, इन कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए बनाया जाता है राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए, जैसे अमित शाह कैबिनेट मंत्री हैं, राजनाथ सिंह कैबिनेट मंत्री हैं, रक्षा के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो राज्य मंत्री होता है, जैसे रक्षा विभाग है तो रक्षा में एक राज्य मंत्री होगा। या आप देख रहे होंगे, आप जो हमारे देश के जो वित्त मंत्री हैं उनके लिए राज्य मंत्री कौन है, अनुराग ठाकुर जी, निर्मला सीतारमण जी के साथ हैं राज्य मंत्री। तो वो कैबिनेट मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, लेकिन उनकी सहायता के लिए जो राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को बनाया गया। अब ये राज्य मंत्री क्या होता है, ये राज्य मंत्री के दो अंग कब होंगे, मान लीजिए कैबिनेट मंत्री का तबीयत खराब हो गया, एम्स में भर्ती हो गए या और कहीं किसी भी हॉस्पिटल में, मान लीजिए इनका तबीयत खराब हो गया, तो यही राज्य मंत्री जब स्वतंत्र प्रभार लेंगे, मतलब ये इसके अंदर में नहीं रहेंगे, ये स्वतंत्र हो जाएंगे, तब वो कहलाते हैं, यही राज्य मंत्री तब कहलाने लगते हैं स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। जब इसका भार ये ले लेते हैं, ये राज्य मंत्री जब कैबिनेट मंत्री का भार ले लेते हैं तो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कहलाने लगते हैं। नहीं तो ऐसे ही राज्य मंत्री ही रहते हैं, मतलब सिर्फ सहायता करते हैं। जैसे उप मुख्यमंत्री होता है, उप प्रधानमंत्री होते हैं, वैसे ही उप कैबिनेट मिनिस्टर भी इसको हम लोग कह सकते हैं। मतलब ये नहीं रहने पर ये काम करेंगे। और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कब हो जाता है, जब इनका तबीयत खराब हो गया या कुछ हो गया, तब ये स्वतंत्र रहते हैं, कोई भी डिसीजन को लेने के लिए इनसे पूछने का जरूरत नहीं है, तब इन्हीं को कहते हैं हम लोग स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। और एक कहते हैं उप मंत्री, जो इनके भी पीछे रहते हैं। आपको कंसेप्ट धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, तो ये आपको समझ में आया। आगे देखिए क्या है, आगे देखिए 51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मंत्रियों की संख्या 15% निर्धारित किया गया है। अब इस बातों को बहुत ही डिटेल से समझिएगा। हमारे लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना है, 552। अधिकतम सीटों की संख्या कितना है, 552। तो आप देखते होंगे 2003 से पहले, उससे भी पहले और कुछ आंकड़ा था, दल बदल कानून के समय बनाया गया था, लेकिन ये 2003 में बताया गया है कि ये जो लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या है इसका 15%, तो 10% क्या होगा, 55। और 55 का भी आधा कर लीजिए आप, मतलब आदमी तो आधा नहीं होगा, 25 के लमसम आप समझिए, तो 25 और 55 80 82 के समझ लमसम मंत्री होंगे। ये तीनों मंत्री मिलाकर, कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, उप मंत्री हो, ये तीनों मंत्री को मिलाकर टोटल मंत्री परिषद में जो सदस्यों की संख्या होगा वो 15% होगा। तो पूछा जाएगा मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या कितना होगा, तो मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या कितना होगा, तो हमारे जो मंत्री परिषद है उसमें लोकसभा के कुल सीटों का 15%, लोकसभा के कुल सीटों का 15% होगा, लोकसभा के कुल सीटों का 15% होगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि लोकसभा के कुल सीटों का 15% होगा। ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, लोकसभा के कुल सीटों का 15% होगा। तो आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा कि हमारे देश में मंत्रियों की संख्या कितना होगा, तो 15% होगा। निर्धारित किया गया, कब निर्धारित किया गया, 91 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 98 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 51वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा ऐसा निर्धारित किया गया। आगे हम लोग देखते हैं, ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गया। स्वतंत्र प्रभार जिनके पास रहता है उनको हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं, जो स्वतंत्र हैं अपने डिसीजन को लेने के लिए। ये बात बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग
उप कैबिनेट मिनिस्टर भी कह सकते हैं, ऐसे इसको राज्य मंत्री बोलते हैं। और जब यही राज्य मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर काम करने लगते हैं तो इन्हीं को कहते हैं हम लोग स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और मंत्रियों की संख्या क्या होगा हमारे कैबिनेट में, ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि 15% होगा 51वां संविधान संशोधन 2003 के आधार। चलते हैं हम लोग आगे। ये आपको देखिए, अब देखिए ये पूरा जो कॉलम आपको दिख रहा है ना, ये पूरा, इस पूरे भाग को कहते हैं हम लोग मंत्री परिषद, और यही सरकार कहलाता है। इसको हम लोग सरकार भी बोल सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले क्या होता है, प्रधानमंत्री। ये है प्रधानमंत्री का पार्ट। प्रधानमंत्री के साथ कुछ कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ बातों को समझिएगा। ज्यादातर जो प्रधानमंत्री मीटिंग करते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर के साथ मीटिंग करते हैं। किसके साथ? पीएम। प्रधानमंत्री जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर के साथ, कैबिनेट मिनिस्टर को बुला लेते हैं और दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं रहता और स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री जो होते हैं उनको, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, मैंने अभी समझाया पीछे कि स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री किसको कहते हैं, जब कोई कैबिनेट मिनिस्टर किसी विभाग का नहीं रहेगा तब इनको भी बुलाया जाता है कैबिनेट की बैठक में, लेकिन इनको कभी कैबिनेट की बैठक में नहीं बुलाया जाता है। ये बात आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा कि कैबिनेट की बैठक जब होता है तो अधिकतर प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर ही करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री जो होते हैं उनको भी बुलाया जाता है कैबिनेट की बैठक में। और ये पूरे पार्ट को, जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, और इसके लिए पूरा उत्तरदायी होते हैं कौन? प्रधानमंत्री। ये आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। तो प्रधानमंत्री, उसके बाद कैबिनेट मंत्री। अब इस दोनों को मिलने अब ये पूरा भाग जो है ना, ये पूरा चारों कॉलम जो आप देख रहे हैं ना, ये चारों कॉलम कहलाता है मंत्री परिषद। लेकिन सिर्फ अगर हम प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री को जोड़ दें, इस दोनों को अगर हम जोड़ दें, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री को, तो ये बन जाता मंत्रिमंडल। तो ये अंतर है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में। मंत्रिमंडल में सिर्फ 2 ही लोग शामिल होते हैं। कौन कौन शामिल होंगे? तो कैबिनेट मिनिस्टर प्लस पीएम। जब ये लोग दोनों शामिल होते हैं तो इसी को कहते हैं हम लोग मंत्रिमंडल। और जब ये सारे लोग रहेंगे तब इसको हम लोग कहते हैं मंत्री परिषद या सरकार। मंत्री परिषद या सरकार, ये आपको समझ में आ गया होगा कि मंत्रिमंडल किसको कहते हैं और मंत्री परिषद किसको कहते हैं, मंत्रिमंडल किसको कहते हैं और मंत्री परिषद किसको कहते हैं। ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कि मंत्रिमंडल का डिफिनेशन आपको समझ में आएगा जब मंत्री कैबिनेट मंत्री के में प्लस कर देंगे किसको? पीएम को, प्रधानमंत्री को। ये जुड़ने के बाद ये जो पूरा भाग है ये मंत्रिमंडल का है। लेकिन जब मंत्री परिषद का कहेंगे तो ये सारे लोग जुड़ जाते हैं मंत्री परिषद में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये सारे बातों को हम लोग देख लिए हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं सबसे पहले मंत्री बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, कि मंत्री बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए। नरेंद्र मोदी अगर वाराणसी से इलेक्शन हार जाते तो क्या वो प्रधानमंत्री के पद का शपथ ग्रहण कर पाते? ये भी एक प्रश्न है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं बहुत ही डिटेल तरीके से। देखिए, भारतीय संविधान में एक ऐसा व्यवस्था रखा गया है कि कोई भी व्यक्ति हो जो योग्यता रखता हो लोकसभा का सांसद बनने का या राज्यसभा की सांसद बनने का, वो अगर इलेक्शन हार भी गया हो तो उसको मंत्री पर, या इलेक्शन ना भी लड़ा हो तो उनको मंत्री पद का शपथ दिलाया जा सकता है। लेकिन 6 महीने के अंतर्गत उनको या तो राज्यसभा या तो लोकसभा का सदस्य होना ही पड़ेगा, नहीं तो त्यागपत्र देना पड़ता है। ये बात आपको समझ में आ गया। मोदी जी अगर वाराणसी से इलेक्शन हार भी जाते तो शपथ ले लेते और देश के प्रधानमंत्री भी बन जाते, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उनको या तो लोकसभा या तो राज्यसभा किसी का भी सदस्यता को ग्रहण करना ही होता, चाहे किसी भी हालत में वो करे। ज़्यादातर लोग राज्यसभा का ही करते हैं। और मंत्री दोनों सदन से हो सकता है।
राज्यसभा से भी हो सकता है, लोकसभा से भी हो सकता है। आप देखे होंगे बहुत सारे मंत्री राज्यसभा से रहते हैं। रामविलास पासवान जी अभी है वर्तमान समय में, खाद्य मंत्रालय उन्हीं के पास रहता है, तो वो राज्यसभा से है। अभी आप देख लीजिए हमारे देश के बहुत सारे प्रधानमंत्री, जैसे इंदिरा गांधी को देख लीजिए आप, मनमोहन सिंह जी को देख लीजिए आप, ये लोग राज्यसभा से रहे हैं। तो मंत्री किसी भी सदन से हो सकता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हम आपको बताने वाले हैं, देखिए आप जब आप संसद के बारे में पढ़ेंगे तो संसद के 3 अंग हमने चर्चा किया था। एक है राज्यसभा, दूसरा क्या है लोकसभा, और तीसरा क्या है गवर्नर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे हम चर्चा किए थे कि देखो मंत्री अगर कोई है, अगर लोकसभा से मंत्री है कोई व्यक्ति, मान के चलते हम लोग अमित शाह जी, आपको बता रहे हैं, या नरेंद्र मोदी जी या कोई भी, तो वो अगर लोकसभा में है तो वो राज्यसभा की कार्यवाही में भी भाग ले सकते हैं। राज्यसभा का भी बैठक चल रहा है, इस सदन के अंदर आके भी वो बैठक में भाग ले सकते हैं। लेकिन अगर वोटिंग का समय आएगा तो अपने सदन में ही जाकर वोटिंग करना होगा। ये थोड़ा समझने वाली बात है कि अगर इस मंत्रालय ये लोकसभा से अगर मंत्री हैं तो वो राज्यसभा में बैठ सकते, लोकसभा में जहां मन करेगा वहां बैठ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मंत्री है तो राज्यसभा में बैठ सकते, लोकसभा में बैठ सकते हैं। लेकिन परंतु वोटिंग देने का जब समय आएगा तो उनको किसी एक ही सदन को चुनना पड़ेगा। ये आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। HR चौहान बनाम पंजाब राज्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के मेंस में भी कभी लिखना पड़ सकता है आपको। HR चौहान बनाम पंजाब राज्य 2001 के मामले में उच्चतम न्यायालय भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, एक बार मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, उसे दोबारा मंत्री नहीं नियुक्त किया जा सकता है। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे आप कंसेप्ट को समझिए, मोदी जी वाराणसी से इलेक्शन हार जाते, ठीक है, उनको प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता और 6 महीने के अंदर ना तो वो राज्यसभा की सदस्यता को ग्रहण कर पाते, ना वो लोकसभा की सदस्यता को ग्रहण कर पाते। उनके बाद तो उनको मंत्री पद से हटना ही पड़ता, और जब मंत्री पद से वो हट जाते तो ऐसा नहीं कि फिर से इनको बना दीजिए, 6 महीने का फिर समय दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दिया था अपना, कब दिया था? वो 2001 में दिया था। उच्चतम न्यायालय ने ऐसा डिसीजन दिया कि कोई व्यक्ति जो ना लोकसभा का मेंबर है ना राज्यसभा का मेंबर है, और एक बार हम उसको मंत्री बना दिए हैं और 6 महीने के अंदर वो किसी भी सदन की सदस्यता को ग्रहण नहीं कर पाया, तब हम उसको मंत्री नहीं बना सकते हैं। बार बार मौका नहीं दिया जाएगा, एक बार मौका मिलेगा। कहने का मतलब यही है। तो ये HR चौहान बनाम एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में बनाम पंजाब राज्य, ये दोनों के मामले में 2001 में ऐसा रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, क्या है अनुच्छेद 75 में मंत्री की नियुक्ति, कार्यकाल, योग्यता, शपथ एवं वेतन भत्ता होगा, यहाँ पे से संबंधित है। तो 2 अनुच्छेद को आपको नॉर्मली आपको पढ़ना है। एक तो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में, एक तो अनुच्छेद 74 और एक अनुच्छेद 75। तो अनुच्छेद 75 में क्या मेंशन किया गया? कोई भी मंत्री का शपथ ग्रहण कौन कराएगा, ये बात अगर पढ़ना हो तो अनुच्छेद 75 में पढ़ेंगे। मंत्री बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, ये अनुच्छेद 75 में पढ़ेंगे। शपथ ग्रहण बता दिए, वेतन कितना होगा मंत्री का, ये बात अगर पढ़ना हो तो ये भी हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? वेतन के बारे में भी पढ़ना है तो अनुच्छेद 75 में। तो 75 नॉर्मली आपको समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों की नियुक्ति, कौन नियुक्ति करेंगे, कार्यकाल कितने दिनों का होगा, योग्यता क्या है, शपथ क्या है, इन सारे विषय की अगर चर्चा किया गया है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में, कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 75 में यह चर्चा किया गया है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 75 में यह चर्चा किया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में। यह बात आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद 75 में क्या मेंशन किया गया है। अनुच्छेद 75 आप भूलेंगे नहीं,
कि प्रधानमंत्री की बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, मंत्री बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, कौन शपथ दिलाएगा, कितना वेतन होगा, कार्यकाल कितना होगा, इन सारे बात मंत्री का पूरा बायोडाटा अनुच्छेद 75 में है। बस अनुच्छेद 75 को आपको याद कर लेना है, 75 मंत्री का पूरा डाटा। और एक बार मंत्री अगर ये समझ में आ गया ना, आगे चलते हैं। तो मंत्री का नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री के कहने पर शपथ भी कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। त्यागपत्र किनको देगा? राष्ट्रपति। अगर प्रधानमंत्री को भी त्यागपत्र देना होगा, जितने भी मंत्री हैं हमारे देश में, सेंट्रल में कोई भी मंत्री होगा, उन सारे लोगों को शपथ दिलाया जाता है किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन अगर राज्य का कोई मंत्री होगा, उन सारे लोगों को शपथ किनके द्वारा दिलाया जाएगा? राज्यपाल के द्वारा। वो राज्य का मंत्री के बारे में हम लोग अलग से कंसेप्ट दिखाएंगे, राज्य के मुख्यमंत्री होगा। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है तो उन सारे लोगों को मंत्री पद का जो शपथ दिलाया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा। और त्यागपत्र भी किनको देंगे? वो राष्ट्रपति को देंगे अपना त्यागपत्र। एक, प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति मंत्री को पद से हटा सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी यहाँ पे आपको क्या समझना है कि प्रधानमंत्री जस्ट लाइक एक कैप्टन है टीम का, पूरा मंत्री का एक कैप्टन होता है प्रधानमंत्री। वो जिसको चाहेंगे अपने मंत्रालय में रख सकते हैं, बदल सकते हैं, हटा सकते हैं, अतिरिक्त प्रभार दे सकते हैं। अतिरिक्त प्रभार कहने का तात्पर्य है एक से ज़्यादा मंत्रालय दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है प्रधानमंत्री, मतलब कैप्टन किसको टीम में लेके खेलेगा, बॉलर हो या बैट्समैन हो, किस तरह का समीकरण बनाएगा, ये पूरी मंत्रिमंडल डिपेंड करता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जिनका नाम राष्ट्रपति को देंगे उन्हीं को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति अपने मन से शपथ दिलाते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद से संबंधित है। तो वो जो मंत्रिपरिषद की बात करें, आपको मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर समझ में आ गया होगा कि मंत्रिपरिषद एक बड़ा पार्ट है और मंत्रिमंडल एक मंत्रिपरिषद का एक छोटा सा पार्ट है। अभी आगे हम लोग उसके डिफरेंस को समझेंगे कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर है। तो मंत्रिपरिषद की चर्चा अनुच्छेद 74 में किया गया है और 75 में मंत्री की योग्यता की बात कही गई है। ये अभी आप लोग बहुत ही डिटेल फॉर्म में यहाँ पे देखेंगे। अभी हम लोग कार्यकाल के बारे में चर्चा करते हैं, मंत्रिपरिषद के कार्यकाल के बारे में। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। सबसे पहले मंत्रिपरिषद तभी तक अपने पद पर रहते हैं जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। अभी आप देखना, जरा सा समझो। सबसे पहले मंत्रिपरिषद का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता। जितना लोकसभा का सदन का कार्यकाल होता है उतना दिन का ही कार्यकाल होता है। अगर बीच में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए तो उनको त्यागपत्र देना, और एक भी मंत्री के पक्ष में अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो पूरे मंत्रिमंडल को, यहां तक कि प्रधानमंत्री को भी त्यागपत्र देना पड़ता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें एक भी मंत्री के विरोध में अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तब उस कंडीशन में पूरे मंत्रिपरिषद, ना कि मंत्रिमंडल, पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। यह आपको समझ में आ गया होगा। और कार्यकाल ऐसे समानतः 5 वर्ष का होता है। कितने दिनों का होता है? 5 वर्ष। उनका कार्यकाल अधिक से अधिक 5 वर्षों तक हो सकता है, निश्चित नहीं होता है। मंत्रिपरिषद तभी तक अपने पद पर रहते हैं। थोड़ा टाइपिंग में गलती हो गया, यहाँ पे आप थोड़ा सुधार लेंगे। होता है कभी कभी, जो टाइपिंग करते हैं उनके लिए थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, एरर, तो आप देख लेंगे, सुधार लेंगे, रहते हैं यहाँ पे। तो ये आप कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए। और जिन लोगों को भी वीडियो अच्छा लग रहा है एक बार लाइक तो जरूर कर दिया कीजिए। तो ये आपको समझ में आ गया। उनका कार्यकाल अधिक से अधिक 5 वर्षों का हो सकता है। कितने दिनों का? 5 वर्षों का। किसी भी मंत्री के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर के उपरांत सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ता है। चाहे कोई भी मंत्री हो, सभी लोगों को त्यागपत्र देना ही पड़ेगा। ये बात मैंने आपको समझा दिया बहुत डिटेल में फॉर्म में। अब हम लोग अभी डिफरेंस बिटवीन मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बारे में, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मंत्रिपरिषद एक बड़ा सा पार्ट होता है, मंत्रिमंडल एक छोटा सा पार्ट होता है। इसमें ज़्यादा आदमी होता है, इसमें कम आदमी होता है। मंत्रिपरिषद से निकला हुआ एक छोटा सा पार्ट मंत्रिमंडल कहलाता है। पहले डिफरेंस को समझेंगे, और इसको अगर समझ गए ना तो आपको पूरा मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल का पूरा कंसेप्ट समझ में अच्छे से आएगा। बहुत सारे लोगों को यही समझ में नहीं आता कि मंत्रिपरिषद क्या है और मंत्रिमंडल क्या है, लगता है दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक लेवल पर डिफरेंस है। जैसे
एक आदमी की बात करें, एक आदमी है, उसमें पैर हाथ सब कुछ है, पैर अलग पार्ट है, हाथ अलग पार्ट है, सर अलग पार्ट है, उसी तरह है मंत्रिमंडल एक पार्ट है, उसी का एक छोटा सा पार्ट है मंत्री परिषद एक बड़ा पार्ट है, उसी का एक छोटा सा पार्ट है मंत्रिमंडल। जरा आप देखिएगा, यह एक संवैधानिक निकाय है, मतलब इसका तात्पर्य क्या है कि यह संविधान में लिखा हुआ है। संवैधानिक निकाय है मतलब संविधान में इसका मेंशन किया है। कहीं कहीं लिखा रहता है यह गैर संवैधानिक निकाय है। तो गैर संवैधानिक निकाय का तात्पर्य क्या होता है कि संविधान में वो बात लिखा हुआ नहीं है, संविधान में वह बात लिखा हुआ नहीं है, गैर संवैधानिक निकाय है। तो यह एक संवैधानिक निकाय, इसका उल्लेख अनुच्छेद 74 या 75 में। तो 74 और 75 दो अनुच्छेद याद रखना है। तो 74 में क्या है, यही मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 में। अब 75 में क्या है कि कोई भी मंत्री का कार्यकाल क्या होगा, योग्यता क्या होगा, ये सब के विषय में अनुच्छेद 75। तो 74 75 दो भाई है। तो मंत्रिपरिषद कौन में है, 74 में। और मंत्रिपरिषद का जो मेंबर सब है उसके लिए क्या योग्यता, क्या कार्यकाल है, कौन शपथ दिलाएंगे, इन सारे बातों की चर्चा अनुच्छेद 75 में है। मैंने 2 बार चर्चा कर दिया इसके बारे में। अनुच्छेद 74 75 इसको आप भूलेंगे नहीं। यह एक बड़ा निकाय है जिसमें 50 से 70 मंत्री होते हैं। 50 से 70 मंत्री होगा किसमें, मंत्रिपरिषद में। लेकिन देखिए इसमें प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री होते हैं। किसमें, मंत्रिमंडल में। सिर्फ मंत्रिमंडल में पीएम प्लस कैबिनेट मिनिस्टर, ये कैबिनेट मंत्री, बस यही लोग होते हैं। इसमें 15 से 20 लोग होते हैं। मंत्रिपरिषद का आकार छोटा होता है और 15 से 20 ही लोग होते हैं, मात्र 15 से 20 लोग होते हैं इसमें। मंत्रिपरिषद एक छोटा सा भाग है, मंत्रिपरिषद का एक छोटा सा भाग है, उसका एक छोटा सा भाग है ये। और 44वें संविधान संशोधन 1978, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द को जोड़ा गया। या कैबिनेट, ये जो शब्द है मंत्रिमंडल या कैबिनेट, मंत्रिमंडल शब्द ये 352 में जोड़ा गया। और ये 44वें संविधान संशोधन 1968 के द्वारा ये मंत्रिमंडल अस्तित्व में आया है। कब आया है, 1968। और तब से इसको संविधान में मेंशन किया गया। इसको हम लोग बहुत डिटेल से 352 के बारे में पढ़ेंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल फॉर्म में आगे जाके, ये आपको समझ में आ रहा होगा। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द को जोड़ा गया। ये आपको मंत्रिपरिषद का एक छोटा सा भाग है मंत्रिमंडल। आपको आई होप कि आपको मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और मंत्रिपरिषद में 3 स्तर होते हैं, मैंने पहले भी चर्चा कर दिया है आपको। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप, ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, ये आपको मंत्रिपरिषद भी समझ में आ गया होगा का एक छोटा सा भाग है। मंत्रिपरिषद का ये एक छोटा सा भाग है मंत्रिमंडल, यही बात यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ के बाद और भी आगे हम लोग चलते हैं। कुछ कैबिनेट, कुछ मिनिस्टर के नाम दिए हैं, जैसे श्री अमित शाह जी हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर का कुछ लिस्ट दिया है प्रेजेंट टाइम में, जो आपको नॉर्मली पूछा जा सकता है। सभी चीज़ों को रटाना संभव नहीं है, लेकिन आप नॉर्मली एक डाटा है, आप जाके गूगल पे पूरे डाटा को, या आपके पास बहुत सारा करंट अफेयर्स की बुक होगी जिसमें अभी वर्तमान समय में कौन कौन देश के मंत्री हैं, इनकी जानकारी आपके पास होना चाहिए। और ये करंट अफेयर्स के तौर पर काम करता है। जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो उस समय इस चीज़ को थोड़ा सा अपडेट कर लेना होगा कि अभी वर्तमान समय में कौन कौन मंत्री है, कौन कौन मंत्रालय किनके पास है। इन सारे बातों को आप बहुत ही डिटेल फॉर्म में एडजस्ट कर लेंगे। ये समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो श्री अमित शाह जी जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम, तो गृह मंत्रालय में है। राजनाथ सिंह जो आप देख रहे हैं डिफेंस मिनिस्टर हैं आपका। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी हैं आपका। और ज़्यादा जो आप देख रहे हैं निर्मला सीतारमण जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर है। वे बहुत ज़्यादा चर्चा में रह रहे हैं कोरोना की वजह से। बहुत सारा फाइनेंसिंग आइडियाज़, नए नए प्रोजेक्ट भारत में लॉन्च कर रहे हैं जिससे घरेलू उद्योग में विकास आ सके। तो इन सारे बातों की चर्चा किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये सारे चीज़ें हैं। और ये निर्मला सीतारमण जी हैं, आप देख रहे हैं। चलो, रामविलास पासवान जी हैं जो खाद्य मंत्रालय में हैं, तो आप देख सकते हैं अफेयर्स एंड फूड। तो ज़्यादातर मैं अभी इसको याद नहीं करा पाऊँगा, एक जस्ट एन आइडिया आपको मैं बता दिया। आप इस लिस्ट को कभी कभी आप देखते रहो। और लिस्ट को जो रविशंकर प्रसाद जी हैं, ये लॉ एंड जस्टिस मंत्रालय में है रविशंकर प्रसाद जी। लॉ एंड जस्टिस मंत्रालय श्री रविशंकर प्रसाद जी। तो इस तरह से बहुत सारे मंत्री हैं। और मैं कुछ और मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी आप देख रहे हैं।
श्री संतोष कुमार गंगवार हैं, ये लेबर मिनिस्टर हैं। तो इस तरह से आप डाटाओं को आप कलेक्ट कीजिए, अच्छे तरीके से याद कीजिए। और ये करंट अफेयर्स के तौर पर है, आपका सिर्फ मैं दिखाने के लिए लगाया हूँ कि आप देख सको। और इतनी सारी चीज़ों को याद करना ये बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड रहते हैं उन सारे नाम पूछे जा सकते हैं मेनली कभी कभी, और ये एग्ज़ाम के टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हो सकता है एग्ज़ाम डिले भी हो, 3-4-5 महीने के बाद कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों का बदलाव संभव हो सकता है। तो इस पर ज़्यादा हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। अब हम लोग चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। तो प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद का उल्लेख किसमें? अनुच्छेद 74 में। तो प्रधानमंत्री का भी उल्लेख अनुच्छेद 74 में है। तो प्रधानमंत्री के बारे में ज़रा डिटेल से समझेंगे, कोई विशेष एक चैप्टर नहीं है। नॉर्मली आपको क्या समझना है कि हम लोग नॉर्मली अप्रत्यक्ष रूप से ही चुनते हैं। लोकसभा में बहुमत दल के नेता कहलाते हैं कौन? प्रधानमंत्री। तो बहुमत दल के नेता कौन कहलाते हैं? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री के डिसीजन के हिसाब से ही मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। और पूरे मंत्रालय का जो हेड है वो प्रधानमंत्री हैं। किस मंत्री को रखना है, किस मंत्री को बाहर करना है, इन सारे चीज़ का डिसीजन जो है वो प्रधानमंत्री ही लेते हैं। और प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? यही सब प्रश्न प्रधानमंत्री से पूछा जाता है, जो पिछले मैंने चर्चा किया है। और इसीलिए मैंने इस चैप्टर में प्रधानमंत्री को भी मेंशन कर दिया कि बहुत कम शब्दों में आप प्रधानमंत्री को भी समझ लेंगे। और अगर मान के चलो, एक एग्जाम्पल है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो जाए तो सारे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना ही पड़ेगा। सारा मंत्रिमंडल मतलब वो भंग हो जाता है, सारा मंत्रिमंडल ही भंग हो जाता है। फिर से नए प्रधानमंत्री बनेंगे, उसके हिसाब से फिर नए मंत्रालय का गठन किया जाएगा। एक दिन के लिए भी अगर प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया तो वो सारा मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाता है। और अगले दिन फिर अगर शपथ ग्रहण करेंगे तो सारे मंत्री को फिर से शपथ ग्रहण कराना पड़ता है, जिनका नाम उन्होंने राष्ट्रपति के सामने दिया है। यह आपको समझ में आ रहा है? तो प्रधानमंत्री, एक्चुअली प्रधानमंत्री का अनुच्छेद पूछेगा तो ये 74 में है। और प्रधानमंत्री की योग्यता क्या होना चाहिए, ये सब बात अनुच्छेद 75 में है। तो ये मैं बहुत पीछे से चर्चा करते आ रहा हूँ 74-75 में। तो ये जनरली है। न्यूनतम आयु की बात करें, अगर वो लोकसभा से होंगे तो 25 वर्ष, अगर वो राज्यसभा से होंगे तो 30 वर्ष होना चाहिए। कहीं से भी बन सकते हैं ना प्रधानमंत्री, राज्यसभा से या तो लोकसभा से। अगर वो लोकसभा से होंगे तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष, अगर वो राज्यसभा से आएंगे तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। तो ये सारे बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे हम लोग बात करते हैं। तो अभी देखते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये उत्तर प्रदेश से थे, वहाँ से ही चुनकर मतलब इलेक्शन जीतकर आए थे। उत्तर प्रदेश से राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद गुलजारी लाल नंदा हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, और नेहरू जी जो आप देख सकते हैं, इनको जो शपथ दिलाया गया था वो उस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने ही दिलाया था जवाहरलाल नेहरू को शपथ। और ये जो आप देख रहे हैं गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री जी, इन सारे लोगों को सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कार्यकाल में इन लोगों ने शपथ ग्रहण किया था। ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है और ये सब ज़्यादा इतना पूछा नहीं जाता है। नॉर्मली आपको मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, कांग्रेस पार्टी से ये बिलोंग करते थे। उत्तर प्रदेश से इन्होंने इलेक्शन जीता था और इनका जो कार्यकाल रहा है, इन्होंने प्रधानमंत्री के बतौर कार्यकाल किया है 16 साल 286 दिन तक। इन्होंने मैंने देश को एक बड़ा समय दिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 16 साल तक हमारे देश का प्रधानमंत्री के बतौर काम किया है। अब इनका रिकॉर्ड देखते हैं कौन तोड़ते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, 16 वर्ष 286 दिन तक इन्होंने कार्यकाल संभाला है। ठीक है, आप 1 साल रहे हैं ये लाल बहादुर शास्त्री जी, 1 साल ये रहे हैं प्रधानमंत्री के पद पर। आगे देखते हैं, इंदिरा गांधी जी भी है और 11 ईयर 59 डेज इन्होंने भी 11 साल का कार्यकाल, एक लंबा कार्यकाल रहा है इंदिरा गांधी जी का बतौर प्रधानमंत्री। और उस समय हमारे देश के जो चौथे और पांचवें बार रहे हैं ये बीबी गिरी जो थे वो राष्ट्रपति थे उस समय। ये आपको नॉर्मली समझ में आ रहा गया होगा। फिर से बाद में भी एक बार बने थे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के तौर पर। आगे देखते हैं हम लोग, ये लोग भी रहे हैं, राजीव गांधी भी रहे इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद। वो दूसरी बार जब इंदिरा गांधी थे तो प्रधानमंत्री के पद पर ही इनका मृत्यु हो गया था।
और उसके बाद फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे और इनका भी 5 साल 32 दिन तक इन्होंने कार्यकाल समय। ज्ञानी जेल सिंह उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, ज्ञानी जेल सिंह, और ज्ञानी जेल सिंह ही प्रधानमंत्री थे। उसी समय इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। भारत में एक सिख के विरुद्ध एक बड़ा सा आंदोलन था और ये धार्मिक मामला था, उसके बारे में हम लोग आगे कभी चर्चा करेंगे क्या मामला था। और आगे चलते हैं हम लोग। और अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं और ये भी आप वाजपेयी जी का देख सकते हैं और 6 साल इन्होंने देश को दिया है और बहुत ही अच्छा समय रहा है। और अभी वर्तमान समय में हमारे माननीय मोदी जी हैं देश के प्रधानमंत्री और इनका भी दूसरा कार्यकाल चल रहा है मोदी जी का। इनके पहले मनमोहन सिंह जी थे। और ये देख रहे होंगे आप नॉर्मली, अगर डेट ऑफ बर्थ सबका देख रहे होंगे तो आज़ादी के बाद इनका जन्म हुआ है। तो आज़ादी के बाद जन्म लेने वाले ये पहले व्यक्ति है जो देश के प्रधानमंत्री बने हैं। आज़ादी के बाद ऐसे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों ने जन्म लिया, लेकिन जो स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रधानमंत्री हैं और ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं। ये भी आप देख रहे होंगे, यहाँ भी आप देख रहे हैं वाजपेयी जी भी। और अभी जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं वो रामनाथ कोविंद जी हैं। तो समझ में आ गया हो ना। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं उप प्रधानमंत्री की। तो उप प्रधानमंत्री का जो कंसेप्ट है भारत में, उप प्रधानमंत्री का कंसेप्ट ये कोई संवैधानिक चीज नहीं है। संविधान में ऐसा लिखा हो नहीं कि भारत में उप प्रधानमंत्री होगा, देश को चलाएगा, ऐसा कोई भी कंसेप्ट संविधान में नहीं है। राजनीतिक समस्या कभी कभी हो जाता है कि जैसे आप राजस्थान में देख रहे होंगे आप लोग, सचिन पायलट और गहलोत जी की, मतलब ऐसा समस्या था कि लग रहा था सचिन पायलट ही राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इस तरह की विडंबना, जैसे हमारे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी एक बहुत बड़ा वर्चस्व था हमारे देश में और पंडित नेहरू का भी एक वर्चस्व था। तो उनको भी संतुष्ट करने के लिए एक पद दे दिया जाता है उप प्रधानमंत्री। किसी भी राज्य में जब आप देखते हैं दो पार्टी के बीच में गठबंधन होता है और दोनों ही को अच्छा सीट आता है तो दोनों मुख्यमंत्री पद के लिए मतलब आपस में एक हो जाता है तो उनको एक पद दे दिया जाता है। चलो ठीक है, जैसे आप देख रहे होंगे राजस्थान में उप मुख्यमंत्री बना दिया गया सचिन पायलट को। तो उसी तरह की समस्याएं जब देश में आता है तो उप प्रधानमंत्री का पद का सृजन किया जाता है। अभी तक 6-7-8 उप प्रधानमंत्री रहे हैं और हमारे देश के जो प्रथम उप प्रधानमंत्री रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी रहे हैं और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस से बिलोंग करते थे, ठीक है, सरदार पटेल जी। और ये सब रहे हैं, चौधरी चरण सिंह भी रहे, मोरारजी देसाई भी रहे, जगजीवन राम भी रहे हैं। तो ये सारे रहे हैं। और लाल कृष्ण आडवाणी, ये देख सकते हैं आप 20 मई 2004 तक भारतीय जनता पार्टी से ये उप प्रधानमंत्री के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं। तो यहाँ तक ही रहे हैं। अभी तो वर्तमान समय में ऐसा कोई कंसेप्ट है नहीं, कोई अवधारणा ही नहीं है हमारे देश में, संविधान में नहीं है। राजनीतिक वर्चस्व जब हो जाता है तब उस कंडीशन में ऐसा किया जाता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। तो ये सारी चीज़ कभी बदलते रहते हैं, ये सब होते रहता है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो जो भी प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं और हमारा स्पेशल क्लास भी आ रहा है, आप कल से देखेंगे तो हमारा स्पेशल क्लास भी 2 बजे आने वाला है। स्पेशल क्लास को आप ज़रूर ज्वाइन करें और प्लस कोर्स को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्रिप्शन लेंगे बीपीएससी कैडर में, तो हमारे रेफर कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर विशेष जानकारी लेनी हो तो हमारे व्हाट्सएप पे आप कॉल कर सकते हैं 8789459310 पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और चलो आज यहीं तक रहेगा लेक्चर, फिर आगे मिलेंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। लेट्स क्रैक बिहार एग्ज़ाम। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और पूरी ताकत के साथ मिलेंगे। पूरे कंसेप्ट को बहुत ही डिटेल फॉर्म में हम लोग समझ रहे हैं। आगे जो भी लेक्चर आएगा वो बहुत डिटेल तरीके से आपको कराया जाएगा। चलिए आज यहीं तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।